Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है हमारे उधमपुर में, तो तभी इसकी वजह से आई नो कि आप सब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे, खासकर कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं। फिलहाल जम्मू में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, हमारे उधमपुर में तो उससे भी ज़्यादा। तो इसी वजह से थोड़े मॉक टेस्ट जो है मैं टाइम से नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको टाइम से बिल्कुल मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करूँ, जैसे कि मैंने आपको अश्योर करा था। ठीक है, तो आज हमारा रहने वाला है मॉक नंबर 10, जिसमें हम टोटल 41 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और इस पे आपके हर एक कंपोनेंट मैंने ऐड करा हुआ है, हर एक सेक्शन। तो इसी वजह से ये आपको हर एक कंपोनेंट पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी जो है सेक्शन अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो, आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मॉक टेस्ट की फॉर्म में मिलने वाली है। हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है, आपके एग्ज़ाम तक हम यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ डेली एमसीक्यू सीरीज़ लेके आते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो जिससे आपकी जो प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा, बिकॉज हम पीडीएफ्स के साथ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पीडीएफ्स भी देते हैं। ठीक है, प्लस आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकता है ये क्वेश्चन। इन हाउ मैनी फेजेस डिड जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस कंक्लूडेड? कितने फेज में आपकी जेएन के असेंबली इलेक्शंस कंक्लूड हुई थी? 2 फेजेस, 3 फेजेस, 4 फेजेस और 5 फेजेस? तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 फेजेस में आपका जो है असेंबली इलेक्शंस हुई थी, तो सबसे ज़्यादा वोटर टर्न आउट भी आपका थर्ड फेज में ही आया था। ठीक है, आप मुझे उसकी परसेंटेज बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, डैश लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू एलिमिनेट टेररिस्ट फ्रॉम पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स? पुंछ है राजौरी रीजन से जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन सर्व शक्ति, ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन शक्ति या फिर ऑपरेशन वॉर? तो जेएनके के रिलेटेड है, ये आपसे पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था आपका ऑपरेशन सर्व शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। 8 से 9 क्वेश्चंस होंगे हमारे कोड रिलेटेड अवेयरनेस की, टर्म्स जो आपको जो है पूछी जा सकती हैं। ठीक है, व्हाट इज नाइब कोर्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर? नाइब कोर्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लाइजियन बिटवीन पुलिस कोर्ट एंड जेल अथॉरिटीज, सर्विंग कोर्ट समन्स, हैंडलिंग फाइनेंशियल मैटर्स या फिर नन ऑफ दी अबव? तो नाइब कोर्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जल्दी से आंसर बताइए जो जो बच्चे लाइव में हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। जो भी पुलिस कोर्ट और जेल अथॉरिटीज़ पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, उनको आपस में जो भी कम्युनिकेशन का जो काम होता है, वो नाइब कोर्ट के द्वारा ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सर्टिफाइड कॉपी इन लीगल टर्म मीन्स? सर्टिफाइड कॉपी का क्या मतलब है? अ लीगल नोटिस, अ वेरीफाइड डुप्लीकेट ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड बाय द बाय अ नोटरी और अ कोर्ट समन? इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, अ वेरीफाइड डुप्लीकेट ऑफ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the term दस्ती समन्स means in legal proceedings? दस्ती समन का क्या मतलब होता है legal proceedings में? A summon directly to the party for the service delivered to the opposite party. It is a notice issued to the police station. It is a legal document signed by the judge or none of the above. जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि डायरेक्टली उस पार्टी को दिया जाता है जो कि अपोजिट पार्टी की सर्विस डिलीवर करता है, तो उसे ये टर्म बोला जाता है दस्ती समन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड रूम इन अ कोर्ट? रिकॉर्ड रूम की क्या फंक्शन है आपके कोर्ट में? To store old files, to store all the active cases files, to store financial files या फिर none?
तो ये आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और जो भी एक्टिव केसेस की फाइल्स होती है वो आपकी अलहिमत कता क्या बोलते हैं उसको, अलहिमत कुछ बोलते हैं ना, वो करते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको मैं बता दूं कि जेके एस एस बी अड्डा 614 पे मैंने 3 जो है मंथ की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसमें नवंबर, अक्टूबर एंड सितंबर, हम रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स कंप्लीटेड है। तो आज मैंने उसकी सितंबर मंथ की पार्ट सेकंड कंप्लीट करवा दिया है, वो जाके आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उस चैनल पे भी मैंने मॉक टेस्ट सीरीज, आपको पता ही है डेली एक वीडियो इस चैनल पे आती है, एक उसमें आती है, तो आपको डबल प्रिपरेशन बूस्ट मिलने वाला है हमारे साथ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप जो है वो वीडियो को जरूर देखें। और हमने हर मंथ के 100 MCQ सीरीज स्टार्ट करी हुई है। इसके नवंबर अक्टूबर के 100 सितंबर के आपके टोटल 300 MCQ करवा दिए हैं मैंने। तो जाइए और वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज मसूलन इन लीगल केस? मसूलन की क्या मतलब है लीगल केस में? द पर्सन फाइलिंग द कंप्लेंट, द पार्टी अगेंस्ट होम द पिटिशन इज फाइल्ड, द जज प्रिसाइडिंग ओवर द केस, या फिर विटनेस। मसूलन की मतलब बताइए। तो ये है आपकी वो पार्टी होती है जिसके उस मतलब अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ जो है पिटीशन फाइल होती है, तो वो होती है आपकी मसूलन, वो पार्टी जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इख्तियामी इन लीगल प्रोसीडिंग रेफर्स टू। इख्तियामी की क्या मतलब है लीगल प्रोसीडिंग में? क्लोजर रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, अ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल एविडेंस, द इनिशियल फाइलिंग ऑफ अ केस, या नन ऑफ द अबव। क्या होता है इख्तियामी का मतलब? तो ये होता है क्लोजर रिपोर्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपकी जब भी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, तो आप जब भी जजमेंट देनी होती है, तो उसके पहले मतलब ये जो रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि जिस पे ये एक्यूजेशन लगे होते हैं, ठीक है, वो विक्टिम नहीं होता है, ठीक है। तो वो मतलब उसको वाइजित क्या बोलते हैं, वरी कर दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फाइनल रिपोर्ट की, तो फाइनल रिपोर्ट में जो कन्विक्ट होता है उस पे जो भी चार्जेस लगे होते हैं वो साबित हो जाते हैं, वो होती है आपकी फाइनल रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट में मतलब वो आपका विक्टिम नहीं होता, उसने वो पर्टिकुलर गुनाह नहीं किया होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इत्तरियाजत, कुछ ऐसे वर्ड मेरे को बोलना नहीं जाएगा, ठीक है। इत्तरियाजत इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स रेफर टू, इसका क्या मतलब है? द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्राइम केस, द ऑब्जेक्शंस रेज्ड ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, कंप्लायंस विद द लीगल रिपोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। इत्तराजात, इत्तराजात कुछ ऐसे बोलते हैं शायद। तो ये होता है जो भी ऑब्जेक्शंस आपके लीगल प्रोसीडिंग्स में रेज किए जाते हैं, वो होते हैं आपके इतराजात, ठीक है। क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द टर्म मुश्तगीज इन क्रिमिनल केस रेफर्स टू। मुश्तगीज की क्या मतलब है क्रिमिनल केस में? द पर्सन हु फाइल्स अ कंप्लेंट और विक्टिम ऑफ अ क्राइम, द रिस्पोंडेंट इन अ पिटिशन, द जज फाइलिंग द जजमेंट, या नन। मुश्तगीज बताइए क्या है? तो मुश्तगीज वो पर्सन है जो कि कंप्लेंट फाइल करता है, ठीक है, या फिर मेन विक्टिम होता है क्राइम का, ठीक है, क्योंकि उसके उसके ऊपर कुछ मतलब हुआ होता है, तभी वो क्या करता है, कंप्लेन करेगा ना, वो विक्टिम होगा, तो ये होगा आपका क्या बोलते हैं, मुश्तगीज, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी कोर्ट के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके कंप्यूटर सेक्शन के, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपके 10 क्वेश्चन हम इसके भी करने वाले हैं। नेक्स्ट, इन MS Excel lookup and reference function comes under which of the following tabs? ये तो आपको आना ही चाहिए, आई थिंक सबको ही आता होगा ये क्वेश्चन। इंसर्ट, फॉर्मूला, डेटा, या फिर रिव्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका फॉर्मूला बार में होता है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग द असेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसको? पढ़ लिया ऑप्शन? तो
ये भी सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आता हो तो फिर शर्म की बात है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो मदर बोर्ड होता है वो क्या होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर, क्या होता है ये मेन सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका सीपीयू होता है, आपका रैम हो गया, या फिर और भी असेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसके द्वारा जो दूसरे अदर कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के वो कम्युनिकेट करते हैं, किसके द्वारा, ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं इस पे, जिसके द्वारा ये आपके कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाकी की चीज़ों की, तो सीपीयू तो आपको पता ही है, ये एक प्राइमरी कंपोनेंट होता है, तो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर वो सब आपके सीपीयू के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और इसको आप क्या बोलते हो, ब्रेन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। रैम तो आपको पता है, रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपकी आपके एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी तो होती है, वोलेटाइल होती है, यानी कि इसका कंटेंट लूज होता है जब भी आप पावर ऑफ करते हो, ठीक है, या फिर आप रीस्टार्ट भी करते हो तो आपको ये हो जाती है। ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, यूपीएस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें से बताना है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है। आई होप आपने आंसर पढ़ लिया होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। विंडोज़ जो है ये क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ओपन सोर्स, ठीक है। जो ओपन सोर्स होते हैं तो आपको पता है कि वो आप जो भी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है, वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ओपन सोर्स की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, UBUNTU, उबंटू, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइनिक्स, उसके बाद रेड हैट लाइनिक्स, लाइनिक्स मिंट, ये सब आपकी होगी ओपन सोर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये पोर्टेबल भी है विंडोज़, ओपन मल्टीटास्किंग भी है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। जो भी आप कम्युनिकेट करते हो सिस्टम से वो आप ग्राफिकल जो वो होते हैं ना उनसे करते हो, ना कि आपको कोई कमांड यूज़ करनी पड़ती है, आइकन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, what are the startup routines that executes when a computer is turned on। क्या कौन सी स्टार्टअप रूटीन्स होती हैं, बूस्ट, पोस्ट बूस्ट, बूटअप, इनपुट आउटपुट, या फिर बोथ वन। तो ये अब दिख ही गया आपको, तो ये होता है आपका बूटअप। तो जब भी मशीन को आप ऑन करते हो, जैसे कि आपका कंप्यूटर है, तो जो स्टार्टअप रूटीन्स होते हैं उसको बोलते हैं आप बूट प्रोसेस। क्या बोलते हो आप उसे, बूट प्रोसेस। कब बोलते हो, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो जो भी वहाँ पे प्रोसीजर फॉलो होता है दैट इज़ नोन एज बूट अप प्रोसेस। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप अपनी मेमोरी में, ठीक है, इसको लोड करते हो और और ये प्रिपेयर होता है यूज़ करने के लिए, सबसे पहले बूटअप होता है। बूटअप में क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी मेमोरी में लोड होता है, फिर आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है जब बूट प्रोसेस होता है, जैसे कि देखते हैं मतलब कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो भी आपके ड्राइवर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करता है, ठीक है। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है, ठीक है। जब भी आपका बूट प्रोसेस होता है तो ये चेक करता है कि जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, क्या वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। तो ये होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये क्या होता है, ये डायग्नोस्टिक प्रोसेस होता है, चेक करने के लिए कितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें बोथ 1 और 2, ये तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू या मैग्नेटिक डिस्क। तो ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी स्टोरेज होती है ये, ठीक है। इसको आप मेन मेमोरी भी बोलते हो, क्या बोलते हो, मेन मेमोरी भी बोलते हो आप इसको। तो ये मेन एरिया होता है कंप्यूटर का जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है, कहाँ पे, रैम में, ठीक है। और फिर ये डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, जो कंप्यूटर सिस्टम का जो सीपीयू है, ठीक है, प्रोसेसर है, वो इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है क्योंकि इसमें आपका डेटा स्टोर होता है। और जैसे कि आपके पर्सनल कंप्यूटर्स भी होते हैं या फिर वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो ये जस्ट मतलब ये जो टर्म है, तो आप ऐसे बोलते हो ना कि हाँ मेमोरी नहीं है मेमोरी है, तो मतलब आप इसको किससे डिनोट करते हो, किससे सब्सटीट्यूट करते हो, रैम को आप बोलते हो मेमोरी,
ठीक है। हालांकि इसका मेन नाम क्या होता है, प्राइमरी या फिर मेन स्टोरेज, लेकिन हम इसको बोलते हैं मेमोरी। तो ये आपकी डायरेक्टली सीपीयू से अटैच होती है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम मेमोरी हायरार्की की बात करें, मेमोरी हायरार्की जो होती है, कैश मेमोरी और जो आपकी मेन मेमोरी होती है, ये आपकी डायरेक्टली सीपीयू से अटैच्ड होती है, ठीक है। कैश मेमोरी और आपकी मेन मेमोरी, बाकी आपको ये चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू अप्लाई डेट मंथ ईयर इन एक्सेल? क्या होती है इसकी शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट हैश, कंट्रोल आल्ट हैश, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, कंट्रोल ऑल्ट परसेंटेज। तो इसका सही आंसर आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश होगा। और अगर हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज की, तो ये आपकी परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करता है। ये अगर आप ये वाली कीज को प्रेस करोगे, ठीक है, तो इसमें ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बाकी नहीं है कुछ। द अमाउंट ऑफ डेटा that a network connection can transfer per unit of time is known as narrow width, bandwidth, voice band, या फिर both 1 and 2। तो ये भी आपको दिख ही गया, चलो मेरी गलती है। बैंड विड्थ इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बैंड विड्थ आपको पता है कि ये आपका होता है इंटरनेट स्पीड के लिए, आप इसको बोलते हो बैंडविड्थ, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किस रेट से आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है कनेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या डिटरमिन करता है कि क्या आपने क्या सेंड करा और क्या आपको रिसीव हुआ पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। जो भी टाइम होता है उसमें आप कुछ सेंड कर रहे हो और कुछ आपको रिसीव हो रहा है, तो ये डिटरमाइन करता है। और अगर हायर बैंडविड्थ होगी, इसका मतलब होता है कि ज़्यादा डेटा आप सेंड कर सकते हो और आपको शॉर्ट टाइम में वो डेटा रिसीव भी हो सकता है। उसका मतलब होता है हायर बैंड विड्थ, यानी कि फास्ट लोडिंग होती है इसकी और बेटर परफॉर्मेंस होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बैंड विड्थ जो होती है, ये क्या होता है, मैक्सिमम रेट होता है जिसमें जो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो आप ओवर द नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज़ें, और इसको मेज़र कैसे करते हैं, बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस, ठीक है, या फिर किलो बिट्स पर सेकेंड, केबीपीएस, या मेगा बिट्स पर सेकेंड, या गीगा बिट्स पर सेकेंड। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज अ सिलिंड्रिकल ड्रम कॉल्ड फोटो रिसेप्टर? तो कौन सी डिवाइस होती है जिसमें सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, जिसको आप फोटो रिसेप्टर बोलते हो? फ्लैट बेड प्लॉटर, कीबोर्ड, लेजर प्रिंटर, या फिर जॉयस्टिक? तो ये होती है आपकी लेज़र प्रिंटर। तो ये जो फोटो रिसेप्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, लेज़र प्रिंटर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लेज़र प्रिंटर का, जो कि प्रिंटर की मेमोरी जो होती है ना, वो डेटा स्टोर करती है जो कि प्रिंट करना होता है। और जो लेज़र बीम जो होती है वो फिर भेजी जाती है ड्रम पे, ठीक है, ताकि जो भी लेटर्स या फिर जो भी ग्राफिक्स मतलब वहाँ पे ड्रॉ करने हैं, वो प्रिंट करे टोनर को यूज़ करके। तो प्रिंटर की जो मेमोरी जो यूज़ करती है इसको, फोटो रिसेप्टर को। तो ये आपको याद रखना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, वट डज द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर? डीएनएस की क्या मतलब है? डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, डेस्टिनेशन नेम डेस्टिनेशन। अब इन दो में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये आपका है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not an image file extension? .svg, .png, .jpg, या फिर .pdf? बाकी मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 5 बजे लेक्चर बोलूँगी आने को लाइव। देखो अभी 10 मिनट रहे हैं 5 बजने को, अभी 20 क्वेश्चन और हैं। तो इस वजह से मैं 5 बजे अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हेल्थ भी सही नहीं है। बहुत दिन हो गए मुझे लाइब्रेरी गए हुए, 1 हफ्ता हो गया, खुद भी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। तो बाकी जितना मेरे से हो सकता है तो मैं वो प्रोवाइड करती हूँ आपको लेक्चर्स, क्योंकि अभी ठंड बहुत है यहाँ पे, हाथ टाइप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से मैंने सोचा तो था 50 क्वेश्चंस, लेकिन 41 ही मैं पहुंच पाई। फिर मैंने सोचा कि बस करती हूँ, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो क्योंकि फिर आपको पता ही है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि इसमें से इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सी इसमें से नहीं है। तो वो है आपकी .pdf, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं सारे कंप्लीट कंप्यूटर्स के, ठीक है, और हमारे कोड रिलेटेड के भी। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री? एलिमेंट्री, इसकी एंटोनियम बतानी है आपने। अनयूजुअल, प्राइमरी, नाइव, या फिर एडवांस?
तो इसका अपोजिट मीनिंग है आपका एडवांस। एलिमेंट्री ये जो प्राइमरी नाइव, तो ये तो इसके सिनोनियम्स हो गए। अनयूजुअल तो कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो एडवांस हो गया इसका अपोजिट, ठीक है। नेक्स्ट, ही प्रिसाइडेड डैश दी मीटिंग, उसने मीटिंग प्रिसाइड करी, तो प्रिसाइड के साथ क्या लगता है, इन, ऑन, एट या फिर ओवर, तो यहाँ पे आपका आएगा ओवर, ही प्रिसाइडेड ओवर दी मीटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज करेक्ट पंचुएशन मार्क्स, इसमें ये बताना है आपने, ये रही आपकी चारों के चारों स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आप सही वाली चूज कीजिए। बाकी जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, तो आप जाके पहले सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। बहुत चालाक हो आप, जो जो बच्चे लाइव में होते हो, मैंने सबके नाम पढ़े होते हैं, लेकिन आप में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कमेंट करता है, ठीक है। एक है जुनेद, जुनेद वो है अबरार वानी, ये दो ही कमेंट करते हैं, इसके अलावा कोई भी बच्चा यहाँ पे कमेंट करता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो कमेंट क्या ही करना होता है, अपने मार्क्स ही वहाँ पे ऐड कर दो। तो इसका आपका सही आंसर है, द ब्रिज वॉज इनएगोरेटेड बाय दी सीएम। तो यहाँ पे पता क्या हो गया था, यहाँ पे डॉट लगाना था, ठीक है। तो आपसे क्या, मेरे से ही गलती हो गई है, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप सही कर लो। नेक्स्ट, इन द गिवन वर्ड्स 4 वर्ड्स आर फ्रेजेस आर गिवन, चूज द इनकरेक्ट वर्ड या फिर फ्रेज। 4 वर्ड या फ्रेजेस दिए हैं, आपने इनकरेक्ट बताना है। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, शी वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, बताओ इसमें से कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ पे ऑन मर्डर क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ मर्डर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच लीव की आपने बताना है। लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, वेलकम द होस्ट, लीव द रिटन परमिशन या पोलाइटली एग्जिट अ कन्वर्सेशन। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि आप बिना बताए आप कोई छुट्टी ले लेते हो, उसे आप बोलते हो फ्रेंच लीव, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये रहे इसके ऑप्शंस। टू अनलाइक थिंग्स और पीपल, पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, पीपल विद सिमिलर अप्रोचेस या फिर टू सिमिलर सिचुएशंस विद लाइकली रिजल्ट्स। तो ये है आपका, जो भी अनलाइक चीज़ें हैं, जो लोग हैं, ठीक है, क्योंकि एप्पल की शेप अलग होती है, ऑरेंज की शेप अलग होती है, और इनकी टेस्ट भी अलग होती है, ठीक है। तो दो मतलब जो लोग एक जैसे नहीं होते हैं या फिर एक जैसी चीज़ें नहीं होती, उनको बोलते हैं आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। नेक्स्ट, द कंपनीज न्यू मॉडल डैश इनटू प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे आपने करेक्ट मुझे बताना है, यहाँ पे कौन सी टेंस लगेगी। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर है विल बी गोइंग, क्या कर रही है, बनाने जा रही है नए प्रोडक्शन, नेक्स्ट साल, अगले साल, ठीक है, नया मॉडल ये लेके आ रहे हैं प्रोडक्शन में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट का एंटोनियम बताना है, अटेंटिव, इनिशिएटिव, डिलेड या फिर एडवांस। तो इसका आपका सही मतलब होता है डिले करना। एंटोनियम बताना है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, कोई आप चीज़ इनिशिएट कर रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, तो ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के। तो मैक्सिमम मैंने इसमें आपके हर एक मतलब मिक्स ही क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ इसमें मैंने स्कीम्स भी ऐड करी हुई है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रिस्पॉन्सिबल एआई प्रोजेक्ट्स वर सिलेक्टेड बाय द इंडिया एआई मिशन, इंडिया एआई मिशन में कितने एआई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करे गए हैं, 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 आपके टोटल मिशन करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज 2024, पेन प्रिंटर प्राइज जो है 2024 का किसको दिया गया, रवीश कुमार, चेतन भगत, अरुंधति रॉय या रस्किन बॉन्ड। तो ये दिया गया आपकी अरुंधति रॉय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the PM श्री स्कीम लॉन्च्ड, PM श्री स्कीम कब लॉन्च की गई थी, 18, 19, 20 या फिर 22। तो ये आपके लॉन्च की गई थी 2022 में, ठीक है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, इसने आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ताकि जो PM श्री स्कीम है ये आपकी लॉन्च कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, PM श्री,
प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम के अंडर 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। टोटल बजट एलोकेटेड है 27,360 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने स्कूल्स है, बजट कितना है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। When was the electoral bonds scheme introduced? Electoral bonds आपको पता ही है आपकी कितनी ज़्यादा पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। 2012, 18, 19 या फिर 20, 23 लोकसभा इलेक्शन से पहले होती थी ना वहाँ पे चर्चा। तो ये है आपकी 2018 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ये आपको बता दूं मैं कि बजट जो 2017 का आया था उस तब अनाउंस हुई थी सबसे पहले ये, और 2018 में फिर इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसमें क्या था कि मतलब एक तरह से आपको कोई भी फंड कर सकता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो भी फंड्स आएंगे जहां से भी आएंगे उसका कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करना। तो इसका ये मतलब था, तो यानी कि एक तरह से उनको चंदा देना पार्टीज को, ठीक है, गुमनाम तरीके से एनोनियम्स फंडिंग्स होती थी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वाज लॉन्च राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना किसने लॉन्च की है? पीएम मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह या फिर राजेंद्र जितेंद्र सिंह? क्या है इसका आंसर? तो ये आपकी की है आपके धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना ये स्किल इंडिया मिशन के अंडर आती है। इसका एम है जितने भी पीएम स्वनिधि बेनिफिशरीज हैं उनको एम्पावर करना। लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं। तो ये लॉन्च हुई थी आपकी संबलपुर ओडिशा में। ये आपको पर्टिकुलर प्लेस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना अंडर स्किल इंडिया मिशन। हु लॉन्च प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना? अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है, ठीक है। तो ये जो योजना है सनराइज स्कीम है, पीएम मोदी ने लॉन्च की है। इसकी एम है सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना 10 मिलियन हाउस होल्ड घरों में, ठीक है, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाना। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसकी मिनिस्ट्री होगी। ये कितना फंड करेगी? 1.2 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको डेली कराती हूँ लेकिन फिर भी आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे फिर मेरे चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रेरणा प्रोग्राम? प्रेरणा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस? तो ये आपका लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो प्रेरणा क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। इसका एम है एम्पावर करना स्टूडेंट्स को लीडरशिप क्वालिटीज के साथ, ठीक है। लॉन्च किया है ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। तो क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज वॉन द उबर कप 2024 टाइटल? इंडिया, साउथ कोरिया, चाइना या इंडोनेशिया? तो ये आपका जीता है चाइना ने, ठीक है। और होस्ट भी आपका चाइना ने ही किया था। और ये विमेंस उबर कप है जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, इन्होंने डिफीट किया था इंडोनेशिया को। नेक्स्ट, विच डिसीज इज रिलेटेड टू दी साइड इफेक्ट ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन? तो कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की वजह से कौन सी बीमारी लगी थी? स्कर्वी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ट्यूबरकल्सिस या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस? तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जो है ये एक तरह की ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये आपके साइड इफेक्ट्स हुए थे कोविशील्ड वैक्सीन के। अब ये आपकी डेवलप किसने करी थी वैक्सीन? तो ये करी थी आपकी एस्ट्राजेनेशिया एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी डेवलप करी थी। अब आपने मुझे बताना है कि मैन्युफैक्चर किसने करी थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हु मैन्युफैक्चर्ड दिस कोविशील्ड वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लोन रिमाल वॉज नेम्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? रिमाल साइक्लोन, ईरान, बांग्लादेश, ओमान या इंडिया? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
ओमान ने ये आपका नाम रखा है साइक्लोन रेमाल का, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। किसको हिट करा इसने? वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश को। What is the rank of India in Energy Transition Index 2024? 60, 63, 70 या 77? ऑप्शन नंबर बी 63। जो बच्चे भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा या फिर राहुल गांधी? लीडर ऑफ द हाउस किसकी बात हो रही है? राज्यसभा में। तो ये है आपके जेपी नड्डा, बिलोंग्स टू बीजेपी पार्टी। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे है ये लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी लोकसभा में कौन है, उनका नाम बताइए। तो वो काफी इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि बीजेपी एंड पार्टीज जिन्होंने अपनी अलायंस बनाई है, इन्होंने कितनी सीट्स जीती थी लोकसभा इलेक्शन 2024 की जो हुई थी? 200, 293, 412 या 510? तो ये उन्होंने जीती थी 293 आपकी टोटल सीट्स जीती है। तो जनरल इलेक्शन 2024 के हुए हैं, ये 18th लोकसभा थी। कब से कब तक हुई थी? 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक। टोटल 7 फेजेस में हुई थी। जेएनके की कितनी फेजेस में हुई थी? 3 फेजेस में हुई थी, ठीक है। तो इसमें कितने चुनने थे मेंबर्स? 543 मेंबर्स को चुनना था लोकसभा के लिए। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 4 जून को। और ये आपका आर्टिकल 84 किसके साथ डील करता है? जो भी मेंबर्स आपके पार्लियामेंट में मेंबरशिप के लिए आपके एलिजिबल होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। और इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स फॉर लोकसभा। और आर्टिकल 84 इसके साथ डील करता है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। और राज्यसभा मेंबर्स के लिए कितनी मिनिमम ईयर्स आपकी होनी चाहिए? एज 30 ईयर्स। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आपको कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पीडीएफ के लिए मैं लिंक यहाँ पे टेलीग्राम का डाल दूंगी, तो आप पीडीएफ ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। बाकी आपको कैसी लगी क्लास इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।